एक छोटी अव्यवस्थित रसोई में सुबह की धूप खिली थी। सफेद होते बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी पुराने घरेलू कपड़ों में व्यस्तता से सुबह का नाश्ता तैयार कर रहा था। उसका नाम अर्जुन सिंह चौहान था। उसकी पीठ के पीछे शानदार कपड़ों में सजी धजी उसकी पत्नी आई और जिस कुर्सी पर वह बैठा था उसे पैर से ठोकर मारते हुए चिल्लाई, अरे निक्कमे आदमी, हर वक्त रसोई के कोने में पड़े रहते हो, अपनी शक्ल तो देखो, क्या यही मर्द की पहचान है? मोहल्ले वाले देखेंगे तो कहेंगे कि मैंने कोई बिना पगार का नौकर रख लिया है। खाना बन गया हो तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ। लेकिन उस आदमी ने गुस्सा करने के बजाय मुड़कर वन्हता से मुस्कुराया और फिर बोला, मीरा, तुम्हें देर हो जाएगी, आओ गर्मा गर्म नाश्ता कर लो। लेकिन दोस्तों, ठीक उसी समय रक्षा खुफिया निदेशालय के बिना रोशनी वाले एक अंधेरे भूमिगत बंकर में कुछ बिल्कुल अलग ही हो रहा था। एक विशाल स्क्रीन पर एक विदेशी आतंकवादी संगठन की गतिविधियां सैटेलाइट के माध्यम से लाइव दिखाई दे रही थीं और उस स्क्रीन के सामने एक आदमी परछाई की तरह पीट करके खड़ा था। अंधेरे में भी उसके कंधे पर लगे 2 सितारे धुंधले से चमक रहे थे। उसने बर्फीली आवाज में स्क्रीन पर दिख रहे लक्ष्य की ओर अंतिम आदेश दिया। लक्ष्य की पुष्टि हुई। 30 सेकंड में खत्म कर दो। यह आवाज कुछ देर पहले रसोई से आने वाली गर्मजोशी भरी आवाज से बिल्कुल अलग थी, पर थी उसी आदमी की। उसकी पत्नी नहीं जानती, दुनिया में कोई नहीं जानता। हर दिन अपनी पत्नी से अपमानित होने वाला यह आदमी वास्तव में रक्षा खुफिया निदेशालय का गुप्त हथियार और साया के नाम से मशहूर एक जीवित किंवदंती मेजर जनरल अर्जुन सिंह चौहान है। लेकिन जल्द ही उसकी पत्नी से भी ज्यादा मूर्ख लोग सामने आए। वो लोग जिन्होंने साया की दुनिया की एकमात्र सबसे कीमती चीज उसके बेटे को छुआ था। 20 सालों से छिपा हुआ एक आदमी का गुस्सा अब आखिरकार फटने वाला था। अर्जुन सिंह चौहान का दिन हमेशा सुबह 4 बजे शुरू होता था, जब बाकी लोग गहरी नींद में सो रहे होते थे। यह वो समय था जब शहर की सारी बत्तियां बुझ जाती थीं और केवल धुंधली स्ट्रीट लाइट की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही होती थी। वह बिस्तर से इस तरह उठा कि स्प्रिंग की जरा भी आवाज न हो, जैसे कोई परछाई हो। बगल में गहरी नींद में सो रही पत्नी मीरा कहीं जाग न जाए, इसलिए उसकी हर हरकत बिना आवाज के कोहरे जैसी थी। उसने धीरे से बेडरूम का दरवाजा बंद किया और अपनी जानी पहचानी जगह रसोई की ओर बढ़ गया। सुबह होने से पहले की शांत रसोई वह पूरी तरह से उसकी अपनी दुनिया थी और दिन की शुरुआत का पवित्र स्थान। उसने सबसे पहले चावल धोए। ठंडे पानी में हाथ डालकर चावलों को अपनी उंगलियों के बीच से सरकते हुए महसूस करते हुए उसने अपने मन को शांत किया। चावल का पानी निकालकर सटीक माप से पानी डालना और राइस कुकर का बटन दबाना, यह पूरी प्रक्रिया पिछले 20 सालों से बिना एक दिन चूके उसका अपना अनुष्ठान था। जल्द ही चावल पकने की भीनी भीनी खुशबू रसोई में फैलने लगी। चावल पकने के दौरान उसने फ्रिज का दरवाजा खोला। फ्रिज हमेशा पत्नी मीरा की पसंदीदा सब्जियों और चीजों से बड़े सलीके से भरा रहता था। वह बाहर एक सफल व्यवसायी के रूप में एक आदर्श छवि रखती थी, लेकिन घर गृहस्थी में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। फ्रिज भरना, खाने का मेनू तय करना और हर चीज का प्रबंधन करना पूरी तरह से अर्जुन का काम था। उसने आज सुबह के नाश्ते के लिए पनीर, पालक और कल रात मैरिनेट करके रखी गई मछली निकाली। उसके हाथों में पनीर बिना किसी चूक के एक समान टुकड़ों में कट गया और पालक को इस तरह साफ किया गया कि उसमें कोई कड़वाहट न रहे। उसके चाकू चलाने में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसकी गति दशकों के अनुभवी बावर्ची की तरह सटीक और बिना किसी हिचकिचाहट के थी। उसकी पत्नी मीरा इन दिनों एक जानी मानी इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी की सीईओ थी। वह विभिन्न पत्रिकाओं और टीवी शो में भी दिखाई देती थी और अपने क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसकी अलमारी सिर से पांव तक बेहतरीन ब्रांडेड कपड़ों से भरी थी और उसकी उंगली में हमेशा एक हीरे की अंगूठी चमकती थी, जिसकी कीमत अर्जुन को अपनी पत्नी से मिलने वाले महीने भर के घरेलू खर्च से कई गुना ज्यादा थी। ऐसी पत्नी के लिए पति अर्जुन उसकी सफल जिंदगी का एकमात्र दाग था, एक शर्मिंदगी जिसे वह दूसरों को नहीं दिखाना चाहती थी। दुनिया के लिए उसका पेशा सरकार के किसी गुमनाम विभाग में एक मामूली क्लर्क का था, जो दिन भर फाइलें पलटने में अपना समय बिताता था। उसकी तनख्वाह बहुत कम थी और जब उसके सभी सहकर्मी पदोन्नत हो गए तो वह वहीं का वहीं रह गया। इसीलिए शादी के 20 सालों में
घर की सारी आर्थिक बागडोर पत्नी के हाथ में थी और अर्जुन सिर्फ पत्नी द्वारा दिए गए घरेलू खर्च पर जीने वाले एक आदमी से ज्यादा कुछ नहीं था। दोस्तों की पार्टियों में मीरा शायद ही कभी अपने पति का जिक्र करती थी। अगर मजबूरी में बात करनी भी पड़ती तो वह हमेशा एक गहरी आह के साथ कहती थी, वो बस बहुत सीधे सादे इंसान है। उस वाक्य में छिपे तिरस्कार को समझने वाला हर कोई था। देखते ही देखते रसोई स्वादिष्ट दाल तड़का और कुरकुरी तली हुई मछली की महक से भर गई। जैसे ही अर्जुन ने सलीके से सजा हुआ नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रखा, बेडरूम का दरवाजा जोर से खुला और पूरी तरह से मेकअप की हुई मीरा अपनी नुकीली हील्स में चलती हुई बाहर आई। उसने अपने पति द्वारा रात भर जागकर मेहनत से बनाए नाश्ते की तरफ देखा तक नहीं। इसके बजाय उसने नाक सिकोड़कर घर में फैली खाने की गंध पर स्पष्ट रूप से अपनी नाराजगी जताई। सुबह सुबह घर में यह कैसी मछली की बदबू है। हे भगवान! सुनो अर्जुन सिंह, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर में मछली मत तला करो। तुम्हें लोगों की बात समझ नहीं आती क्या? तुम्हारी वजह से सुबह सुबह मेरा सारा मूड खराब हो गया। वह अपने पति को कभी प्यार से नहीं बुलाती थी, हमेशा ऐसे बुलाती जैसे किसी अजनबी को या अपने से नीचे के किसी कर्मचारी को बुला रही हो, उसका पूरा नाम लेकर। उस संबोधन में कोई प्यार या सम्मान नहीं था। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस वन्हता से मुस्कुराते हुए कहा, जैसे वह अपनी गुस्सैल पत्नी का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा हो, माफ करना, मैंने तुम्हारी पसंदीदा मसाला चाय भी बनाई है, आओ बैठो, सब ठंडा हो जाएगा। उसकी वह भावहीन मुस्कान। मीरा को दुनिया में अपने पति की उस मुस्कान से सबसे ज्यादा नफरत थी। अगर वह गुस्सा करता, चिल्लाता या लड़ता तो शायद उसे सुकून मिलता, लेकिन वह हमेशा एक भावनाहीन पत्थर की मूर्ति की तरह खाली मुस्कान लिए खड़ा रहता था। यह उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाता था और उसके गुस्से को और भड़काता था। वह सोचती थी कि उसके पति की यह मुस्कान उसके इलाक सबसे चालाक और अपीन का कायरतापूर्ण प्रतिरोध है। किसने मांगा था खाना? तुम्हारा बनाया खाना खाकर मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, इसे अभी हटाओ यहां से। वह डाइनिंग टेबल के पास से गुजरकर किचन कैबिनेट से कुछ महंगी इंपोर्टेड विटामिन की गोलियां निकालकर पानी के साथ घटक गई और फिर वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद एक शानदार बिजनेस सूट पहने जिसमें उसके कंधे तने हुए थे, वह अपना ब्रांडेड हैंडबैग लेकर दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने फर्श पर पड़े अपने पति के पुराने जूतों को अपने सैंडल की नोक से ठोकर मारी और रसोई में गुमसुम खड़े पति पर अपनी आखिरी घृणास्पद टिप्पणी करना नहीं भूली। आज शाम को मिस्टर वर्मा और उनकी पत्नी हमारे घर डिनर पर आ रहे हैं। उम्मीद है तुम भूले नहीं होगे। आज तुम्हारा सिर्फ एक काम है, जो रेसिपी मैंने भेजी है उसके हिसाब से ठीक से खाना बनाना और मेहमानों की नजरों से दूर रहना। मेरे जरूरी मेहमानों के सामने अपनी वो बेबस और दयनीय शक्ल दिखाकर मेरी इज्जत मत उछालना। समझ गए मेरी बात? समझ गया। तुम चिंता मत करो, आराम से जाओ, मेहमानों की तैयारी मैं सब कर लूंगा। जो की तेज आवाज के साथ मुख्य दरवाजा बंद हो गया। घर में एक बार फिर अजीब सी खामोशी छा गई, जिसमें सिर्फ सुबह की धूप चमक रही थी। अर्जुन कुछ देर तक चुपचाप उस गर्मा गर्म नाश्ते की मेज को देखता रहा जिसे उसकी पत्नी ने छुआ तक नहीं था। मेज पर उसके द्वारा अपनी पत्नी के लिए प्यार से बनाए गए व्यंजन अकेले ठंडे हो रहे थे। उसने चुपचाप उन सभी व्यंजनों को फेंकने के बजाय अपनी प्लेट के पास रख लिया और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर अब भी वही शांत और वन्ह मुस्कान थी जिसके पीछे का राज कोई नहीं पढ़ सकता था। शाम होते ही घर पत्नी के अमीर दोस्तों से भर गया। वे सभी मीरा की तरह सफल, अमीर और ऐसे लोग थे जो सोचते थे कि सारी दुनिया उनके कदमों में है। महंगी शराब खुलने की आवाज और उनके बनावटी ठहाकों से लिविंग रूम गूंज रहा था। अर्जुन सफेद एप्रन पहने चुपचाप उनके बीच घूमता रहा और खाना परोसता रहा। उसने आज दिन भर मेहनत से जो भरकर जो का था, शाही कबाब, बिरयानी और तरह तरह के व्यंजन बनाए थे। वे किसी 5 सितारा होटल के खाने से कम नहीं थे। पत्नी के दोस्तों में से एक मिस्टर वर्मा की पत्नी ने महंगी शराब परोस रहे अर्जुन की पीठ को देखते हुए मीरा से पूछा। उसकी आवाज में तारीफ के साथ साथ एक सूक्ष्म ताना भी मिला हुआ था। मीरा, नया बटलर रखा है क्या? हाथ में तो कमाल का जादू है। किसी होटल के शेफ को ले आई हो क्या? तनख्वाह तो अच्छी खासी देनी पड़ती होगी।
इस बात पर लिविंग रूम में मौजूद सभी लोग ऐसे हंसे जैसे उन्होंने पहले से ही तय कर रखा हो। सब अर्जुन को देख रहे थे। मीरा ने जैसे इसी पल का इंतजार किया हो, सबसे जोर से हौंसते हुए उनकी खिल्ली का जवाब दिया। बटलर कहाँ का? ये तो मेरे पतिदेव हैं और किसी चीज में तो कोई हुनर नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन रसोई में खाना बनाना और ये छोटे मोटे काम करना इन्हें खूब आता है। जो पति पैसे न कमाए उससे ऐसे ही तो काम करवाना पड़ेगा ताकि मेरा नुकसान तो न हो। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? अपमान के तीखे शब्द चाकुओं की तरह उसके कानों में चुभ रहे थे, लेकिन अर्जुन इस बार भी ऐसे खड़ा रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो, बस हल्की सी मुस्कान के साथ। उसने मिस्टर वर्मा की पत्नी के खाली वाइन ग्लास को चुपचाप बेहतरीन शराब से भर दिया, सिर झुकाकर अभिवादन किया और वापस रसोई की ओर चला गया। उसकी पीठ पीछे लोग एक बार फिर उसे अपनी बातचीत का विषय बनाकर जोर जोर से बातें करने लगे। कितना बेगैरत आदमी है, अगर मैं इसकी जगह होता तो शर्म से मर जाता। हाँ, तो किसने कहा था ऐसी लड़की से शादी करने को जो उससे कहीं ज्यादा कामयाब हो? उनकी सारी बातें बिना किसी रोक टोक के उसके कानों तक पहुंच रही थीं। आखिरकार शोर शराबे वाली पार्टी खत्म हुई और मीरा आखिरी मेहमान को दरवाजे तक छोड़ने के बाद लिविंग रूम में लौटी। लिविंग रूम ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आया हो। खाली शराब की बोतलें और खाने का कचरा हर तरफ फैला हुआ था। ओए अर्जुन सिंह, क्या कर रहे हो? ये सब साफ नहीं करोगे? मेरे सुबह उठने से पहले यह घर पहले जैसा साफ हो जाना चाहिए, समझे? उसने अपना आखिरी आदेश दिया और जम्हाई लेते हुए यह कहकर अपने कमरे में चली गई कि वह बहुत थक गई है। खाली लिविंग रूम, बिखरे हुए वाइन ग्लास और खाने के कचरे के बीच अर्जुन अकेला खड़ा था। उसने अपना एप्रन उतारा और उसे कुर्सी पर बड़े सलीके से टोंक दिया। फिर वह खिड़की के पास गया और बाहर शहर की जगमगाती रोशनियों को चुपचाप देखने लगा। उसके चेहरे से आखिरकार दिन भर टिकी रही मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह एक ऐसी गहरी और ठंडी चीज ने ले ली जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था। कुछ ऐसा जो दुनिया की हर चीज को जमा दे। वह न तो हार थी और न ही उदासी। वह सब कुछ सहने और सब कुछ याद रखने वाली एक बहुत तेज धार वाली तलवार जैसी कोई चीज थी। उस रात जब पत्नी मीरा गहरी नींद में सो गई तो अर्जुन चुपचाप घर से निकल गया। वह अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी धूल भरी पुरानी भारतीय छोटी कार के बजाय कॉम्प्लेक्स से कुछ ब्लॉक दूर एक अंधेरी गली में खड़ी एक काली बड़ी सेडान में बैठ गया। वह कार बाहर से तो साधारण दिखती थी, लेकिन अंदर से वह अत्याधुनिक संचार उपकरणों और बुलेट प्रूफ शीशों से लैस थी, जिसे रक्षा खुफिया निदेशालय ने विशेष रूप से बनवाया था। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की, डैशबोर्ड की ठंडी नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। यह वह चेहरा नहीं था जो कुछ घंटे पहले अपनी पत्नी के दोस्तों के सामने अपमान सहते हुए झूठी मुस्कान दे रहा था। दिन भर उसके चेहरे पर नकाब की तरह चढ़ीवन और भोली भाली अभिव्यक्ति गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक तेज धार वाली तलवार की तरह बर्फीला और तीखा भावहीन चेहरा था। उसकी आंखें अब किसी आज्ञाकारी पति की नहीं, बल्कि अपने शिकार की ताक में बैठे एक खूंखार जानवर की थीं। कार दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले शहरी इलाके से एक भूत की तरह निकलकर एक सैन्य सुविधा के गहरे कड़ी सुरक्षा वाले इलाके की ओर बढ़ गई। आम नागरिकों के लिए यह जगह सिर्फ एक साधारण पहाड़ी थी, लेकिन उस पहाड़ी के दिल में एक विशाल भूमिगत बंकर छिपा हुआ था, जहां भारत की रक्षा के सबसे गहरे रहस्यों को संभाला जाता था। स्टील के कई दरवाजों, रेटिना स्कैन, फिंगरप्रिंट पहचान जैसी जटिल और कड़ी सुरक्षा जांचों से गुजरने के बाद उसकी कार आखिरकार भूमिगत बंकर के सबसे गहरे हिस्से में स्थित कमांडर के लिए आरक्षित पार्किंग में रुकी। जैसे ही वह कार से उतरा, घने अंधेरे में परछाई की तरह इंतजार कर रहा उसका सहायक चुपचाप पास आया और कड़क सैल्यूट किया। उसकी आंखों में अपने कमांडर के प्रति अटूट निष्ठा और सम्मान था। सर, आप आ गए, सब इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन ने सहायक की रिपोर्ट पर बस सिर हिलाया और बिना कुछ कहे अपने कार्यालय की ओर बढ़ गया। उसने दिन भर उसे झकड़े रखने वाले पुराने घरेलू कपड़े उतारे और एकदम इस्त्री की हुई काली विशेष लड़ाकू वर्दी पहन ली, जिसमें एक भी सिलवट नहीं थी। यह सामान्य सेना की वर्दी से अलग थी, जिसे केवल खुफिया निदेशालय के शीर्ष एजेंट ही पहनते थे, और यह उसके शरीर पर बिल्कुल फिट बैठ रही थी। और अंत में उसने अपने कंधे पर चमकते हुए 2 सितारों वाला रैंक प्रतीक लगाया।
अब वह पत्नी से डांट खाने वाला अयोग्य पति अर्जुन नहीं था। वह भारत के दुश्मनों को परछाई से सजा देने वाला और देश के सबसे गहरे रहस्यों की रक्षा करने वाला रक्षा खुफिया निदेशालय का प्रमुख था। दुश्मनों के लिए खौफ का प्रतीक और अपने अधीनस्थों के लिए एक जीवित किंवदंती। कोडनेम साया वाला मेजर जनरल अर्जुन सिंह चौहान उसके कार्यालय से एक गुप्त मार्ग से जुड़े अति गोपनीय ऑपरेशन रूम में निदेशालय के सभी प्रमुख अधिकारी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। कमरे में भारी खामोशी थी और सबके चेहरों पर तनाव साफ दिख रहा था। स्थिति की रिपोर्ट दो। अर्जुन की धीमी लेकिन पूरे कमरे पर हावी हो जाने वाली आवाज पर सूचना विश्लेषण विभाग का एक युवा अधिकारी कांपती हुई आवाज में ब्रीफिंग देने लगा। डर के मारे उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। रिपोर्ट सर, पिछली रात हमारी सेना द्वारा गुप्त रूप से विकसित की जा रही नई पनडुब्बी के मुख्य सोनार सिस्टम का डिजाइन लीक हो गया है। लीक का स्रोत अभी तक ठीक से पता नहीं चल पाया है, लेकिन अब तक के विश्लेषण के अनुसार यह बाहरी हैकिंग के बजाय किसी उच्च स्तरीय आंतरिक सहयोगी का काम होने की संभावना बहुत ज्यादा है। कमरे में बैठे सभी लोगों के चेहरे सख्त हो गए। यह सिर्फ एक सूचना लीक का मामला नहीं था, यह अरबों के बजट वाले एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की सफलता को प्रभावित कर सकता था और भारत की समुद्री सुरक्षा को पूरी तरह से हिला सकता था। अर्जुन ने आंखें बंद करके हाथ बांधकर पूरी रिपोर्ट चुपचाप सुनी। रिपोर्ट के दौरान कमरे में उसकी हल्की सांसों के अलावा कोई आवाज नहीं थी। जब सारी रिपोर्ट खत्म हो गई तो उसने धीरे से आंखें खोलीं और फिर कमरे में बैठे कई जिंगिंग अधिकारियों में से एक की ओर इशारा किया। वह कोई और नहीं बल्कि सूचना विश्लेषण विभाग 2 का प्रमुख कर्नल विक्रम राठौर था, जिसे सेना में ताता ताकर रूप में बहुप्लय ताके ताकरा ताकरने के जता के लिया था। वह अर्जुन का निजी तौर पर पसंदीदा जूनियर भी था। कर्नल राठौर। उसके बुलाने पर कर्नल विक्रम राठौर फुर्ती से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। जी सर, आदेश दीजिए। क्या लीक हुई जानकारी में सोनार के मुख्य घटक ट्रांसड्यूसर के मिश्र धातु अनुपात का डेटा भी शामिल था? अर्जुन का सवाल बहुत शांत था, जैसे वह किसी सहकर्मी का हाल चाल पूछ रहा हो। कर्नल विक्रम राठौर ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, नहीं सर, खुशकिस्मती से सबसे महत्वपूर्ण तकनीक यानी मिश्र धातु अनुपात का डेटा लीक नहीं हुआ है। इसकी अंतिम पुष्टि हो चुकी है। उसने पूरी तरह से और बहुत तेजी से जवाब दिया, लेकिन अर्जुन उसका जवाब नहीं सुन रहा था। वह कर्नल की आंखों में एक पल के लिए आई सूक्ष्म राहत और उसकी उंगलियों की अनजाने में हुई हल्की सी हरकत को देख चुका था, जैसे उसने राहत की सांस ली हो। यह एक ऐसी अवचेतन शारीरिक प्रतिक्रिया थी जिसे केवल एक शीर्ष प्रशिक्षित खुफिया अधिकारी ही पकड़ सकता था। अर्जुन अपनी जगह से उठा और कमरे की लंबी मेज का चक्कर लगाकर धीरे धीरे कर्नल राठौर के सामने आ गया। उसके आथारा डोले पात ERAN तैसे सांली एक लगकर जूतों की टक टक की आवाज ही कमरे की भारी खामोशी को तोड़ रही थी। अजीब बात है कर्नल, मैंने अभी जो सवाल पूछा वह एक जाल था। लीक हुई जानकारी की सूची में ट्रांसड्यूसर मिश्र धातु अनुपात जैसा कोई डेटा था ही नहीं। जो जानकारी मौजूद ही नहीं है, उसके बारे में तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वह लीक नहीं हुई, जैसे कि तुमने खुद एक एक करके लीक करने वाली जानकारी चुनी हो, है ना? कर्नल विक्रम राठौर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका आत्मविश्वासी चेहरा पल भर में ढह गया। उसके माथे से पसीने की मोटी बूंदें टपकने लगीं। कमरे में मौजूद सभी लोगों की निगाहें अब हैरानी और अविश्वास से उसकी ओर टिक गई थीं। सांस भर हैरानी से पसीने की मोटी बूंदें टपकने लगीं। सर, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो बस। अर्जुन ने और बहाने बनाने की कोशिश कर रहे उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे रोक दिया और फिर उसकी आंखों में सीधे देखते हुए, जैसे नरक की गहराइयों से आने वाली कोई आवाज हो जिसमें कोई भावना नहीं थी, बोला, पिछले 20 सालों में मैंने अपने हाथों से कई गद्दारों को ठिकाने लगाया है। जानते हो उनमें क्या समानता थी? वे सभी आखिरी पलों में तुम्हारी तरह हकलाते थे और उनकी आंखें कांपती थीं। उसके शब्द खत्म होते ही कमरे का दरवाजा चुपचाप खुला और हथियारबंद मिलिट्री पुलिस अंदर आ गई। उन्होंने कर्नल विक्रम राठौर के दोनों हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। वह बिना किसी प्रतिरोध के सब कुछ हार चुके भाव के साथ घिसटता हुआ बाहर चला गया।
स्थिति के पल भर में संभल जाने के बाद सहायक पास आया और सम्मान के साथ साथ थोड़े डर से भरी आंखों से पूछा, सर, आपने इतनी जल्दी कैसे पता लगा लिया? हमें तो भनक तक नहीं लगी। अर्जुन ने बिना खिड़की वाले अपने रूखे कार्यालय की दीवार को देखते हुए धीरे से जवाब दिया। उसकी आवाज में गहरी थकान थी, क्योंकि मैं साया हूं और साया उन सभी जगहों की सच्चाई देखता है जहां रोशनी नहीं पहुंचती। वह कुछ देर सोच में डूब गया। उसे यह नकाब पहनकर दोहरा जीवन क्यों जीना पड़ रहा है? अपनी जवानी में वह जुनून से भरा एक फील्ड ऑफिसर था। उसने दुश्मन के इलाके में घुसकर कई मिशन सफल किए थे और उसके नाम के आगे हमेशा युद्ध नायक का विशेषण लगता था। लेकिन उसकी यह प्रसिद्धि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जिन दुश्मनों को उसने खत्म किया था, उन्होंने उसके परिवार से बदला लेने की कसम खाई थी और वास्तव में कई बार भयानक धमकियां भी मिली थीं। तब उसे एहसास हुआ, अपने परिवार को सच में बचाने के लिए उसे दुनिया से पूरी तरह गायब होना होगा। उसने खुद अपनी सारी प्रतिष्ठा त्याग दी और साया बनना चुना। वह खुफिया निदेशालय की सबसे गहरी परतों में छिप गया ताकि कोई भी उसकी असली पहचान न जान सके। और उस छलावरण का सबसे उत्तम समापन था दुनिया का सबसे अयोग्य और साधारण पति और पिता बनना, पत्नी का तिरस्कार और दुनिया का मजाक। यह उसके प्यारे परिवार की रक्षा के लिए सबसे उत्तम और दुखद ढाल थी। यही उसकी इसके परिवार की समना लंबी और अकेली लड़ाई की कीमत थी, जिसे वह खुशी खुशी चुका रहा था। इस तरह एक और रात जागकर बिताने के बाद अर्जुन सुबह होते ही फिर से रसोई में खड़ा था। लेकिन आज उसके हाथों में एक विशेष स्नेह और उत्साह था, क्योंकि आज महीने में सिर्फ एक बार आने वाला वह दिन था जब वह सेना में मौजूद अपने इकलौते बेटे रोहन से मिल सकता था। उस दिन वह न तो अंधेरे में देश की किस्मत का बोझ उठाने वाला खुफिया कमांडर था और न ही पत्नी से अपमानित होने वाला अयोग्य पति। वह सिर्फ दुनिया के सबसे प्यारे बेटे से मिलने जाने वाला एक साधारण और खुश पिता था। उसने फ्रिज से कुछ दिन पहले ही तैयार करके रखी सामग्री निकाली। उसके खुरदुरे लेकिन नाजुक हाथों से बेटे के लिए व्यंजन एक एक करके जादू की तरह बनने लगे। सबसे पहले उसने वह आलू की सब्जी बनानी शुरू की जो रोहन को बचपन से सबसे ज्यादा पसंद थी। उसे याद आया जब रोहन किंडरगार्टन में था, मोहल्ले के पार्क में गिरकर घुटने छिल जाने पर जब वह रो रहा था, तो उसने रोते हुए बेटे को कंधे पर उठाकर घर लाकर किसी भी दवा से ज्यादा इस मीठी नमकीन आलू की सब्जी से उसके आंसू पोंछे थे। पापा की बनाई आलू की सब्जी दुनिया में सबसे अच्छी है, यह कहते हुए आंसू और नाक पोंछते हुए भी उसका बेटा कैसे चटकारे लेकर खाना खाता था, यह दृश्य आज भी उसकी आंखों के सामने था। उसने उस स्वाद को याद करते हुए सावधानी से मसाले मिलाए। इसके बाद पालक पनीर की बारी थी। जब रोहन हाई स्कूल में था और मुश्किल पढ़ाई से थककर उसकी भूख मर जाती थी, तो वह हर सुबह यह स्वादिष्ट पालक पनीर बनाकर उसके लिए रखता था। बेटा, यह खाकर हिम्मत आएगी। पालक खाने से पोपे की तरह ताकत आती है। यह एक बचकाना मजाक था, लेकिन बेटा हर बार हौंसते हुए एक पूरी प्लेट खाना खा लेता था। उसने पालक को उबालकर पानी निचोड़ते हुए अब बड़े हो चुके और उससे भी लंबे अपने बेटे के मजबूत शरीर को याद किया। उसके होठों पर अनजाने में ही एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। अंत में उसने जो चीज तैयार की वह थी गरम कचौड़ियां। जिस दिन रोहन ट्रेनिंग सेंटर के लिए जा रहा था, उस सुबह उसने बेटे के आखिरी नाश्ते के लिए ये कचौड़ियां बनाई थीं। खाना खाते समय चुपचाप बैठे बेटे ने दरवाजे से निकलने से पहले उसे कसकर गले लगाया और कहा था, पापा, मैं जल्द लौटूंगा, आपकी कचौड़ियों की बहुत याद आएगी। उस दिन की याद आज भी उसके दिल को छू जाती है। उसने एक एक करके कचौड़ियों को गर्म तेल में डालते हुए कल्पना की कि उसका बेटा अपने ट्रेनिंग के दोस्तों के साथ ये कचौड़ियां बांटकर खा रहा होगा। सारी तैयारी पूरी करने के बाद उसने गर्मा गर्म चावल एक टिफिन बॉक्स में दबाकर भरे और उसके ऊपर अपने बेटे के प्रति प्यार और यादों से भरे व्यंजनों को बड़े सलीके से सजाया। इस तरह तैयार हुआ टिफिन दुनिया के किसी भी शाही भोजन से ज्यादा कीमती था। वह टिफिन का ढक्कन बंद करने ही वाला था, तभी उसकी जेब में रखा सेना द्वारा दिया गया छोटा सैटेलाइट फोन धीरे से वाइब्रेट हुआ, जिसका नंबर दुनिया में सिर्फ 2 लोगों को पता था, राष्ट्रपति और उसका सीधा सहायक। कॉलर आईडी पर मेरा बेटा नाम चमक रहा था। वैसे तो रोहन को यह नंबर पता नहीं होना चाहिए था,
लेकिन उसने किसी भी आपात स्थिति के लिए यह नंबर बेटे को सबसे आसान आपातकालीन संपर्क के रूप में याद करवाया था। बेटा, क्या हुआ? पापा ने अभी तुम्हारा टिफिन तैयार किया है, कोई जरूरी काम है क्या? उसने आधी खुशी और आधी चिंता के साथ जल्दी से फोन उठाया, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से आई बेटे की आवाज ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। यह उसकी सामान्य यंकी और खुशमिजाज आवाज नहीं थी, वह बहुत डरी हुई, जल्दबाज और कांपती हुई आवाज थी। पापा, पापा, क्या आप अभी निकल गए हैं? नहीं, बस निकलने की तैयारी कर रहा था। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों है? कोई बात है क्या? बेटा कुछ देर जवाब नहीं दे पाया, जैसे हिचकिचा रहा हो। इससे पहले कि वह और कुछ पूछ पाता, बेटे ने ऐसे फोन काट दिया जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। पापा, माफ करना, सच में माफ करना। मैं बाद में जरूर फोन करूंगा। टुक। अर्जुन कटे हुए फोन को हाथ में लिए ठंडी होती रसोई में एक मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। उसका दिमाग किसी भी गुप्त मिशन की स्थिति से ज्यादा तेज और ठंडा चल रहा था। संक्रामक बीमारी कहा था, लेकिन बेटे की आवाज में बीमार व्यक्ति की खांसी या गला बैठने जैसा कुछ नहीं था, बल्कि वह अत्यधिक तनाव से भरी हुई थी। यूनिट में पाबंदी कहा था, लेकिन पीछे से आने वाला शोर किसी बंद कमरे का नहीं, बल्कि हवा चलने वाली खुली जगह का था। और वह तेज धातु की आवाज, वह किसी सामान्य सैन्य अड्डे के अंदर से नहीं आ सकती थी। सबसे बढ़कर बेटे की आवाज में जो भयानक डर था, वह सिर्फ चिंता नहीं थी, वह यह बताने का एक संकेत था कि कोई उसके बगल में खड़ा है और उसकी निगरानी कर रहा है, और अगर वह और कुछ बोला तो खतरा हो जाएगा। यह एक बेटे द्वारा अपने पिता को भेजा गया सबसे हताश बचाव संकेत था। एक SOS। उसने चुपचाप अपने बेटे के लिए तैयार किया हुआ प्यार भरा टिफिन बैग में रखा और फिर अलमारी से सबसे पुरानी और साधारण दिखने वाली एक भूरे रंग की जैकेट निकाली। उसकी आंखें फिर से एक भोले भाले देहाती पिता की तरह हो गईं, जो कुछ नहीं जानता, लेकिन उन वन्ह आंखों की गहराइयों में एक भूखे शिकारी का ठंडा और नीला गुस्सा जो अभी अभी नींद से जागा था, चुपचाप लेकिन भयावह रूप से सुलगने लगा था। अर्जुन ने यह सुनिश्चित करने के बाद कि पत्नी काम पर चली गई है और घर पूरी तरह से खाली है, चुपचाप घर से निकला। उसने अपनी पहचान उजागर कर सकने वाली निदेशालय की आधिकारिक कार के बजाय पत्नी द्वारा आमतौर पर बाजार जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक पुरानी भारतीय छोटी कार का स्टीयरिंग व्हील पकड़ा। कार के अंदर पत्नी के परफ्यूम और एयर फ्रेशनर की मिली जुली गंध थी। उसने खिड़की खोलकर सुबह की ठंडी हवा अंदर ली। उसका दिमाग ठंडा था, लेकिन दिल गर्म गुस्से से धड़क रहा था। उसने यूनिट की ओर जाने वाले सबसे तेज रास्ते के बजाय जानबूझकर एक शांत ग्रामीण सड़क चुनी, जहां से आसपास के इलाके का जायजा लिया जा सके। वह सिर्फ अपने बेटे से मिलने नहीं जा रहा था, वह इस समय दुश्मन के इलाके की टोह लेने के लिए घुसपैठ करने वाला एक जासूस था। सड़क के दोनों ओर की जमीन, यूनिट तक पहुंचने वाले अनौपचारिक रास्ते और संभावित निगरानी कैमरों की स्थिति, उसकी आंखें हर चीज को एक तस्वीर की तरह अपने दिमाग में दर्ज कर रही थीं। लगभग 1 घंटा बीता होगा जब आखिरकार यूनिट का गेट उसकी नजरों में आया। उसने कार को मुख्य गेट के बजाय उस पिछले गेट की ओर मोड़ा, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर सैनिक या सप्लाई वाहन करते थे। वह जानता था कि यह जगह मुख्य गेट की तुलना में कम निगरानी में रहती है और यूनिट के अंदर की असली कहानी जानने के लिए बेहतर है। यह उसने अपने दशकों के अनुभव से सीखा था। जब वह यूनिट के पिछले गेट पर पहुंचा तो उसकी नजर सबसे पहले गेट के सामने खड़े एक हवलदार पर पड़ी। दूर से ही उसे पहचाना जा सकता था। वह इस यूनिट का असली दबंग और सैनिकों के बीच यमराज या पागल कुत्ता के नाम से मशहूर हवलदार भीम सिंह यादव था। अर्जुन ने पिछली कोपार भांजा था रात ही उसकी सारी व्यक्तिगत जानकारी निकाल ली थी। उसकी पिछली पोस्टिंग में हुए कई मारपीट के मामले और हर बार चालाकी से कानून के शिकंजे से बचने के रिकॉर्ड भी। भीम सिंह एक भारी भरकम शरीर और धूप में जले काले चेहरे वाला आदमी था। उसकी आंखों में एक ऐसी घमंडी और हिंसक ऊर्जा थी जिसे देखकर ही कोई भी डर जाए। अर्जुन कार से उतरा और जितना हो सके एक भोले भाले डरे हुए देहाती पिता का चेहरा बनाकर उसकी ओर बढ़ा। उसने जानबूझकर अपनी कमर थोड़ी झुका ली और थोड़ा लंगड़ा कर चलने लगा ताकि वह एक दुनियादारी से अनजान ग्रामीण लगे।
उसके हाथ में सुबह बनाया गया एक पुराने फूलों वाले कपड़े में लिपटा टिफिन बॉक्स था। माफ कीजिएगा, मैं सिपाही रोहन सिंह का पिता हूं। अपने बेटे को यह टिफिन देने के लिए इतनी दूर से आया हूं। हवलदार भीम सिंह ने उसके फटे पुराने कपड़ों और हाथ में पकड़े पुराने टिफिन को ऊपर से नीचे तक घृणा से देखा और फिर जैसे किसी कीड़े को भगा रहा हो वैसे हाथ हिलाते हुए बोला, क्या मजाक कर रहे हैं अंकल जी? पूरी यूनिट में संक्रामक बीमारी का अलर्ट है, इसीलिए बाहरी लोगों का आना और खाना पीना लाना सब कुछ सख्ती से मना है। सुबह ही तो बताया गया था, आपको पता नहीं था क्या? उसका लहजा नियमों को समझाने वाले एक सैनिक का नहीं था। यह एक ऐसे व्यक्ति की आवाज थी जो अपने से कमजोर समझे जाने वाले नागरिक को धमका रहा हो। अर्जुन ने और ज्यादा झुकते हुए लगभग गिड़गिड़ाते हुए विनती की, मुझे पता है, लेकिन मैं सुबह सुबह इतनी दूर से आया हूं। ऐसे ही खाली हाथ लौटना बहुत बुरा लगेगा। हवलदार साहब, अगर आप बस इसे थोड़ी देर के लिए रख लें और दोपहर के खाने के समय मेरे बेटे को दे दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। प्लीज मेरी मदद कीजिए। जैसे जैसे वह गिड़गिड़ाता गया, हवलदार भीम सिंह के चेहरे पर और भी क्रूर और नीच मुस्कान उभर आई। उसे इस कमजोर और लाचार बूढ़े आदमी को परेशान करने में मजा आ रहा था। जब कह दिया नहीं तो मतलब नहीं। बूढ़े आदमी हो, क्यों इतना परेशान कर रहे हो? आपका बेटा और आप दोनों ही बड़े ढीले और बेवकूफ लगते हो, तभी तो फौज में भी सबसे अलग थलग रहता है। जैसे ही उसने यह कहा, अर्जुन की आंखें चमक उठीं। यह सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, इसमें बेटे रोहन के प्रति स्पष्ट व्यक्तिगत द्वेष और यह संकेत था कि कुछ हो चुका है। अर्जुन ने पीछे हटने का नाटक करते हुए उसके आस पास और भी बारीकी से देखना शुरू कर दिया। उसकी प्रशिक्षित आंखों ने ऐसे छोटे छोटे सुराग भी पकड़ लिए जिन्हें कोई आम आदमी कभी नहीं देख सकता था। पहला, हवलदार भीम सिंह के दाहिने हाथ की मुट्ठी के जोड़। ध्यान से देखने पर वहां हाल ही में लगी एक हल्की खरोंच और खून का एक बहुत छोटा सा धब्बा था। यह एक क्लासिक नकल पार्ट्स चोट थी जो किसी के चेहरे पर जोर से मुक्का मारने पर लगती है। दूसरा, गेट पर साथ खड़े युवा संतरी की आंखें। जब भी हवलदार उसकी तरफ देखता वह घबराकर अपनी नजरें फेर लेता था और उसकी आंखों में एक वरिष्ठ के प्रति सम्मान नहीं बल्कि बेकाबू डर था। और तीसरा, सबसे निर्णायक सुराग, जब वह हवलदार से बहस कर रहा था तो उसने बहुत ही कम समय के लिए यूनिट के अंदर एक लंगड़ाते हुए सैनिक को देखा जिसे दो बड़े सैनिक लगभग खींच कर ले जा रहे थे। उस सैनिक का चेहरा सूजा हुआ था और उसकी वर्दी धूल से सनी हुई थी। यह दृश्य देखकर हवलदार की आंखें पल भर के लिए तीखी हो गईं और उसने संतरी पर एक मूक दबाव डाला जिसे अर्जुन ने देख लिया था। अर्जुन को और कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी, वह सब कुछ समझ चुका था। उसके बेटे को पीटा गया था और उसका मुख्य अपराधी यही हवलदार भीम सिंह था और पूरी यूनिट इस तथ्य को संगठित रूप से छिपा रही थी। उसने बस एक निराश और थके हुए बूढ़े पिता का चेहरा बनाया और बेबसी से सिर झुका लिया। ठीक है, मैंने आपके कीमती समय में दखल दिया, माफ कीजिएगा। जब वह बेबसी से मुड़ रहा था तब भी हवलदार भीम सिंह ने उसकी पीठ पीछे अपना आखिरी अपमानजनक वाक्य फेंकना नहीं भूला। इसीलिए कहता हूं, अपने बच्चों को ठीक से पालना पोसना चाहिए। बाप बेटा दोनों ही कमजोर हैं। अर्जुन ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने कुछ नहीं सुना और चुपचाप अपनी कार की ओर लौट आया, लेकिन कार में घुसकर दरवाजा बंद करते ही उसका वन्ह चेहरा गायब हो गया और उसकी जगह एक हत्यारे का ठंडा और कठोर चेहरा आ गया जिसमें कोई भावना नहीं थी। उसके हाथ चुपचाप स्टीयरिंग व्हील के नीचे छिपे एक आपातकालीन संचार उपकरण के बटन की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन सीधे घर नहीं लौटा। उसने कार को एक शांत पहाड़ी की चोटी पर सड़क के किनारे खड़ा कर दिया, जहां से यूनिट का पिछला गेट साफ दिखाई देता था, लेकिन वह दूसरों की नजरों में आसानी से नहीं आता था। उसने कार की सीट पीछे की और ऐसा अभिनय किया जैसे वह थकान के मारे थोड़ी देर के लिए सो रहा हो, लेकिन उसके कान पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हो गए थे और उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। उसने ड्राइवर सीट के नीचे एक गुप्त डिब्बे से अपने असली खिलौने निकाले जिनका वह सामान्य रूप से कभी इस्तेमाल नहीं करता था। यह एक अत्याधुनिक विशेष जासूसी उपकरण सेट था जिसे रक्षा खुफिया निदेशालय में केवल उसके जैसे शीर्ष एजेंट ही इस्तेमाल कर सकते थे। बाहर से एक साधारण पावर बैंक जैसा दिखने वाला वह उपकरण 500 मीटर के दायरे में सभी संचार आवृत्तियों को पकड़ सकने वाला एक उच्च प्रदर्शन स्कैनर था, और एक मटर के दाने से भी छोटा उपकरण एक शक्तिशाली दिशात्मक
माइक्रोफोन वाला वायरलेस सुनने का उपकरण था। उसने उपकरण चालू किया और उस छोटे से ट्रांसमीटर की आवृत्ति पर चैनल सेट किया, जिसे उसने कुछ देर पहले हवलदार भीम सिंह से बहस करने का नाटक करते हुए उसकी वर्दी के कॉलर के पीछे चुपके से चिपका दिया था। चीं की कुछ आवाजों के बाद ईयरफोन के जरिए हवलदार भीम सिंह और गेट पर मौजूद संतरियों के बीच की बातचीत बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी। उसका अदृश्य जाल आखिरकार बिछ चुका था। अबे, अभी उस बुढ़े को देखा? उस लड़के का बाप था। बाप बेटा दोनों ही शक्ल से ही दब्बू लगते हैं। हवलदार भीम सिंह की घमंडी और नीच आवाज सबसे पहले सुनाई दी। उसकी आवाज में अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि कमजोर को सताने के बाद का संतोष महसूस हो रहा था। एक युवा संतरी ने हिचकिचाते हुए पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। हवलदार साहब, लेकिन सिपाही रोहन सिंह के साथ इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। बाकी लड़के भी देख रहे थे। उसकी बांह तोड़ने की क्या जरूरत थी? उसके शब्द पूरे होने से पहले ही हवलदार भीम सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। चुप कर बे, तू क्या जानता है जो जबान चला रहा है? अब मुझे लग रहा है तू भी उसी का साथी है। फौज ऐसी ही होती है, अगर शेर नहीं बन सकते तो कम से कम गीदड़ बनकर तो रहो। उस लड़के की तरह अकड़ कर चलोगे तो क्या हश्र होता है, यह बाकियों को दिखाना जरूरी था ताकि वे दोबारा सिर न उठाएं। यह सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरी यूनिट के अनुशासन के लिए था। एक मिसाल कायम करनी जरूरी थी। मेरी बात दिमाग में डाल ले, समझा? अर्जुन का हाथ अनजाने में ही स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ चुका था कि वह टूट जाता। उसके बेटे की बांह सच में इस शैतान के हाथों टूटी थी। उसका दिल एक ठंडे पत्थर की तरह नीचे गिर गया। वह, जिसे भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण मिला था, अपने बेटे के दर्द के आगे बेबस था। उसकी आंखें एक पल के लिए गुस्से से लाल हुईं और फिर ठंडी हो गईं। उनकी बातचीत जारी रही। अब गेट पर एक नए अधिकारी की आवाज सुनाई दी। भीम सिंह, उस बुढ़े को ठीक से भेज दिया ना? उसे कुछ शक तो नहीं हुआ? चिंता मत कीजिए सूबेदार साहब, वह एक साधारण बूढ़ा था। मैंने उसे ठीक से संभाल लिया। वैसे रोहन सिंह को कब तक अलग रखना है? 4 दिन हो गए हैं। ज्यादा दिन रखने से कहीं बात फैल न जाए। फिक्र मत करो, मैंने मेडिकल वाले को ठीक से समझा दिया है, वह कुछ नहीं बोलेगा। और यह सब तो बटालियन कमांडर साहब भी जानते हैं, तो क्या दिक्कत होगी? जब तक उसकी बांह का प्लास्टर नहीं उतरता और चेहरे के नील नहीं जाते, तब तक उसे चूहे की तरह बंद रखो, कुछ नहीं होगा। जो प्रोटेक्शन मनी नहीं देगा और अकड़ दिखाएगा, उसका यही हश्र होगा। यह नए लड़कों को दिखाना जरूरी है, तभी तो हम भी आराम से रहेंगे। प्रोटेक्शन मनी। इस एक शब्द से अर्जुन के दिमाग में बिखरे हुए सभी सवालों के टुकड़े एक भयानक तस्वीर में पूरी तरह से जुड़ गए। यह कोई आकस्मिक मारपीट की घटना नहीं थी। यह यूनिट के अंदर संगठित रूप से की जा रही पैसों की उगाही और उसे मना करने पर बेटे के खिलाफ एक योजनाबद्ध बदला था। और यह बात बटालियन कमांडर तक को पता थी और वह चुप था। यह यूनिट सिर से पांव तक जड़ से पूरी तरह सड़ चुकी थी। अर्जुन ने चुपचाप सुनने वाले उपकरण का रिकॉर्डिंग बटन दबा दिया। उनकी सारी बातचीत अब एक पुख्ता सबूत के रूप में ठंडे डिजिटल डेटा में दर्ज हो रही थी। उसे और सुनने की जरूरत नहीं थी। उसने आंखें बंद कर लीं। उसके और 8 बस और बात कर दिमाग में अब बेटे की चिंता या गुस्सा जैसी कोई भावना नहीं बची थी। उसकी जगह सिर्फ एक ही विचार ठंडे स्टील की तरह मजबूती से जम गया था। सफाई करनी होगी, इन सड़ी हुई चीजों को बिना कोई निशान छोड़े। उसने चुपचाप कार स्टार्ट की, लेकिन वह घर की ओर नहीं जा रहा था। वह दिल्ली के गहरे हिस्से में पिछले 20 सालों से परछाई की तरह काम कर रहे अपने असली दुनिया रक्षा खुफिया निदेशालय की ओर जा रहा था। साया आखिरकार अपनी लंबी और गहरी नींद से पूरी तरह जाग चुका था। उसका बदला अब शुरू होने वाला था। उस रात अर्जुन घर नहीं लौटा। पत्नी मीरा ने देर रात तक न लौटने पर पति को फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ आपका डायल किया गया नंबर अभी बंद है कि ठंडी मशीनी आवाज आ रही थी। उसने सोचा, यह आदमी फिर कहीं शराब पीकर सड़क पर पड़ा होगा, और पति की चिंता के बजाय घृणा से भरी झुंझलाहट महसूस की। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस समय उसका अयोग्य पति कहां और क्या कर रहा था। अर्जुन रक्षा खुफिया निदेशालय के गहरे भूमिगत बंकर में अपने कार्यालय में बैठा था। अयोग्य पति, भोले भाले पिता का नकाब धूल की तरह पूरी तरह उतर चुका था। उसके सामने एक अत्याधुनिक स्क्रीन नीली रोशनी से चमक रही थी, जिस पर भारत की सेना की सभी गोपनीय जानकारी वास्तविक समय में आ रही थी।
और उसकी आंखें उस स्क्रीन से भी ज्यादा ठंडी और पैनी थीं। उसने पिछले कुछ घंटों में 123वीं इन्फेंट्री बटालियन के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी को बेरहमी से खंगाला था। बटालियन कमांडर के व्यक्तिगत विवरण और संपत्ति से लेकर हवलदार भीम सिंह के पिछले सेवा रिकॉर्ड, छिपी हुई अनुशासनात्मक कार्रवाइयों और हाल के वर्षों में यूनिट में हुई सभी छोटी बड़ी घटनाओं के रिकॉर्ड तक उसकी उंगलियों पर यूनिट की सभी छिपी हुई जानकारी नग्न होकर सामने आ रही थी। वह एक सर्जन की तरह था जो ऑपरेशन से पहले सटीक जगह का पता लगाता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं। आधी रात के बाद जब सारी जानकारी का विश्लेषण पूरा हो गया तो उसने अपना निर्णय ले लिया। उसने अपने कार्यालय की मेज पर रखे कई फोनों में से उस लाल रंग के आपातकालीन फोन को उठाया जिस पर सिर्फ एक ही बटन था। वह फोन रक्षा मंत्री या सेना प्रमुख भी आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यह केवल रक्षा खुफिया निदेशालय के कमांडर के रूप में उसके सीधे आदेश पर सक्रिय होने वाली उसकी गुप्त इकाई को बुलाने की लाइन थी। मैं बोल रहा हूं। उसकी छोटी और भारी एक एक बात पर फोन के दूसरी तरफ पूरी यूनिट में एक बर्फीला तनाव छा गया। वे जानते थे कि कमांडर की इस आवाज का क्या मतलब है। यह इस बात का संकेत था कि किसी का नर्क शुरू होने वाला है। अभी तुरंत ऑपरेशन कोहरा के लिए पूरी तरह से हथियारबंद होकर आपातकालीन तैयारी करो। ऑपरेशन कोहरा यह रक्षा खुफिया निदेशालय के सबसे बेहतरीन और जिंगिंग एजेंटों से बनी एक इकाई थी जो केवल मेजर जनरल अर्जुन सिंह चौहान के सीधे आदेश पर ही काम करती थी। उनका अस्तित्व सेना के किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में दर्ज नहीं था। उनका काम भारत के सबसे अंधेरे और खतरनाक कोनों में चुपचाप घुसपैठ करना और जैसे रात का कोहरा सब कुछ निगल जाता है वैसे ही चुपचाप समस्या का समाधान करना था। वे सचमुच कमांडर की अदृश्य तलवार और जीवित परछायां थे। 30 मिनट से भी कम समय में अर्जुन के कार्यालय का दरवाजा चुपचाप खुला और सिर से पांव तक घने काले विशेष लड़ाकू वर्दी में एक ऑपरेशन लीडर अंदर आया और चुपचाप सैल्यूट किया। उसका चेहरा नकाब से ढका था लेकिन उसकी आंखों में प्रशिक्षित हत्यारे की चमक थी। सर, आपने बुलाया? ऑपरेशन कोहरा के लिए टीम तैयार है। अर्जुन अपनी जगह से उठा और दीवार पर लगे। भारत के एक विशाल सैटेलाइट नक्शे पर एक जगह की ओर उंगली से इशारा किया। वह जगह कोई और नहीं बल्कि 123वीं इन्फेंट्री बटालियन थी जहां उसका बेटा रोहन पीढ़ा झेल रहा था। कल सुबह ठीक 5 बजे हम यहां एक आतंकवाद रोधी औचक अभ्यास करेंगे। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, जैसे वह एक प्रोग्राम किया हुआ रोबोट हो। ऑपरेशन के 2 लक्ष्य हैं। पहला, यूनिट के कमांड सिस्टम सहित सभी वायर्ड और वायरलेस संचार नेटवर्कों को पूरी तरह से नियंत्रित और जाम कर दो। एक चींटी भी बाहर संपर्क न कर पाए। दूसरा, यूनिट के सभी प्रशासनिक दस्तावेज, कंप्यूटर, व्यक्तिगत स्टोरेज डिवाइस यानी डेटा वाली हर चीज को मूल रूप में सुरक्षित करो। हमारा उद्देश्य सफाई है। सड़ी हुई चीजों को पूरी तरह से साफ करना है, इसलिए धूल का एक कण भी नहीं छूटना चाहिए, समझे? ऑपरेशन लीडर ने कुछ नहीं पूछा। उसने बस एक मशीन की तरह लेकिन अटूट निष्ठा से भरी आवाज में जवाब दिया, आदेश का पालन होगा सर। उसके लिए यह जानना जरूरी नहीं था कि उन्हें एक आतंकवाद रोधी अभ्यास के नाम पर अपनी ही सेना की एक यूनिट पर हमला क्यों करना है। कमांडर का आदेश उनके लिए कानून और अटल सत्य था। आधी रात को आदेश दे दिया गया था। अब सुबह होते ही भीम सिंह के चुपचाप सड़ रहे साम्राज्य पर साया का बेरहम और ठंडा न्याय शुरू होने वाला था। यह एक ऐसी सफाई थी जिसमें कोई दया या माफी नहीं थी। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से भी पहले घने और नम अंधेरे में 2 काले हेलीकॉप्टर चुपचाप उड़े। उन पर सेना का कोई आधिकारिक चिन्ह या यूनिट का कोई निशान नहीं था। वे केवल घने अंधेरे में रंगे हुए भूतिया ब्लैक हॉक थे, रडार से बचने के लिए विशेष पेंट से रंगे हुए। वे रात के अंधेरे में घुलते हुए लग रहे थे। उनके अंदर भारत की सबसे तेज तलवार ऑपरेशन कोहरा के एजेंट ठंडी खामोशी में हमले का इंतजार कर रहे थे। उस समय 123वीं इन्फेंट्री बटालियन कुछ भी न जानते हुए गहरी और शांत नींद में डूबी हुई थी। हवलदार भीम सिंह पिछली रात की शराब के नशे में एक सुअर की तरह खर्राटे भर रहा था और बटालियन कमांडर भी अपने आरामदायक क्वार्टर में गर्म कंबल में अपने आने वाले प्रमोशन के मीठे सपने देख रहा था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था
कि उनके आरामदायक साम्राज्य पर मौत का साया चुपचाप मंडरा रहा है। उनकी शांतिपूर्ण सुबह अब जल्द ही बिखरने वाली थी। हेलीकॉप्टर सभी रडार नेटवर्कों को एक भूत की तरह चकमा देते हुए नीचे उड़ते हुए बिना किसी चूक के ठीक सुबह 5 बजे बटालियन के परेड ग्राउंड के ऊपर प्रकट हुए। घने अंधेरे में जैसे आसमान से उतरे विशाल शिकारी पक्षी हों, हेलीकॉप्टर बिना किसी आवाज के नीचे उतरे और लगभग बिना किसी लैंडिंग शोर के भूत की तरह परेड ग्राउंड के बीच में उतर गए। यह एक ऐसी घुसपैठ तकनीक थी जो सामान्य हेलीकॉप्टरों के लिए अकल्पनीय थी, जिसे केवल शीर्ष विशेष बल ही अंजाम दे सकते थे। हेलीकॉप्टर के दरवाजे खुलते ही काले भूत धुएं की तरह बाहर निकले। सिर से पांव तक घने काले विशेष लड़ाकू वर्दी और नकाब में पूरी तरह से हथियार बंद ऑपरेशन कोहरा के एजेंट थे। उनके हाथों में साइलेंसर लगी नवीनतम सबमशीन गन थीं और उनकी पीठ पर विभिन्न उन्नत घुसपैठ उपकरण लटके हुए थे। वे ऐसे आगे बढ़े जैसे उन्होंने सैकड़ों बार इसका अभ्यास किया हो, बिना किसी आदेश या इशारे के। एक साथ एक टीम यूनिट के सभी संचार सुविधाओं वाले संचार कक्ष और कमांड कंट्रोल रूम की ओर बढ़ी। दूसरी टीम बटालियन कमांडर के कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय और वित्तीय दस्तावेजों वाले दफ्तरों की ओर, और बाकी टीम यूनिट के सभी प्रवेश द्वारों और हथियार डिपो की ओर चुपचाप फैल गई। उनके कदमों में कोई आवाज नहीं थी और उनकी हरकतें एक अच्छी तरह से बुने हुए मकड़ी के जाले की तरह थीं, जिसने पल भर में पूरी यूनिट को जकड़ लिया था। केवल 2 मिनट में घड़ी की सुई के बस 2 चक्कर पूरे करने के समय में बटालियन की सभी नसें और हाथ पैर पूरी तरह से लकवाग्रस्त और कब्जे में थे। संचार कक्ष के सभी उपकरण बंद कर दिए गए थे, प्रशासनिक कार्यालय के सभी कंप्यूटर सील कर दिए गए थे और सभी प्रवेश द्वार अंदर से बंद कर दिए गए थे। अब यह यूनिट बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग एक विशाल जेल बन चुकी थी। तभी आखिरी बचे कमांड हेलीकॉप्टर का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक आदमी अंधेरे से बाहर निकला। काली विशेष लड़ाकू वर्दी, कंधे पर लगे 2 सितारे सुबह की धुंधली रोशनी में भी ठंडे और तीखे चमक रहे थे। मेजर जनरल अर्जुन सिंह चौहान। उसके चेहरे पर अब भोले भाले पिता की मुस्कान नहीं थी, केवल दुश्मन के दिल में खड़े एक कमांडर का क्रूर और कठोर चेहरा था। हेलीकॉप्टर की तेज आवाज से नींद से जागकर हड़बड़ी में बाहर निकले ड्यूटी ऑफिसर और संतरी अपनी आंखों के सामने अविश्वसनीय दृश्य देखकर वहीं जम गए। अज्ञात काले वर्दी वाले विशेष बलों ने उनकी यूनिट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। वे यह भी नहीं समझ पा रहे थे कि यह दुश्मन का हमला है या किसी फिल्म की शूटिंग। हवलदार भीम सिंह और बटालियन कमांडर भी पाजामे में लड़खड़ाते हुए बाहर निकले और परेड ग्राउंड के बीच में खड़े मेजर जनरल अर्जुन सिंह चौहान से उनकी नजरें मिलीं। विशेष रूप से भीम सिंह, जब उसने देखा कि कल जिस बूढ़े आदमी को उसने बेवकूफ समझकर भगा दिया था, वही आज इन नरक के दूतों का नेतृत्व कर रहा है, तो उसके शरीर का सारा खून जम गया। वह अनजाने में ही एक अजीब सी चीख मारकर वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। न्याय का समय आखिरकार बिना किसी दया के आ चुका था। मेजर जनरल अर्जुन सिंह चौहान ने परेड ग्राउंड पर कांपते हुए बैठे हवलदार भीम सिंह और डरे हुए बटालियन कमांडर की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें सिर्फ एक जगह पर थीं। उसने तुरंत अपने सहायक से बेटे रोहन के बंदी बनाए जाने की जगह की पुष्टि की और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उस ओर बढ़ गया। उसके पीछे सफेद कोट में खुफिया निदेशालय के डॉक्टर और सबूत इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक टीम परछाई की तरह चल रही थी। वह बटालियन के मेडिकल रूम के सबसे कोने में स्थित बिना खिड़की वाले एक छोटे दवा गोदाम में पहुंचा। दरवाजा खोलते ही एक नम और तीखी दवा की गंध और फफूंद की बदबू नाक में घुस गई। यह मरीजों के इलाज की जगह नहीं, बल्कि एक्सपायर हो चुकी दवाओं और पुराने चिकित्सा उपकरणों को रखने की एक छोड़ी हुई जगह थी। और उस अंधेरे और ठंडे कमरे में एक जंग लगे लोहे के बिस्तर पर उसका बेटा रोहन सिकुड़ा हुआ लेटा था। वह धीरे धीरे अपने बेटे के पास गया। बेटे की हालत उसके कल के फोन कॉल के अनुमान से कहीं ज्यादा खराब थी। उसके दाहिने हाथ पर भद्दे तरीके से एक मोटा प्लास्टर बंधा हुआ था और उसके पीले पड़े चेहरे पर गहरे लाल चोट के निशान साफ दिख रहे थे। सूजे हुए होंठ और सब कुछ हार चुकी खाली आंखें। यह साफ था कि उसके बेटे ने पिछले कुछ दिनों में इस ठंडे कमरे में अकेले नरक जैसा समय बिताया था। अर्जुन चुपचाप अपने बेटे के पास
घुटनों के बल बैठ गया और उसके खुरदुरे चेहरे को धीरे से सहलाया। पिता के गर्म स्पर्श से बेटा दर्द भरी कराह के साथ धीरे धीरे आंखें खोलीं और फिर अपने सामने पिता को देखकर जैसे उसे विश्वास न हो रहा हो, उसने पलकें झपकाईं। लेकिन सामने खड़ा पिता वह नहीं था जिसे वह जानता था। एक अयोग्य और भोला भाला पिता। काली लड़ाकू वर्दी में पिता का रूप अपरिचित और डरावना था, लेकिन उसकी ठंडी आंखों में अब भी उसके प्रति वही अटूट प्यार और गहरा दुख था। रोहन की आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। पापा। अर्जुन ने बेटे से कुछ नहीं पूछा। वह जानता था कि इस समय बेटे को सवालों की नहीं बल्कि पूर्ण सुरक्षा और शांति की जरूरत है। उसने साथ आई अपनी टीम को चुपचाप लेकिन दृढ़ता से आदेश दिया, अभी तुरंत मेरे बेटे के शरीर पर मौजूद हर चोट को फोरेंसिक दृष्टिकोण से एक एक करके तस्वीरों में दर्ज करो और सबसे उन्नत निदान उपकरणों से शरीर के हर हिस्से की जांच करो। त्वचा के नीचे के अदृश्य आंतरिक रक्तस्राव का भी पता लगाओ। अगर एक भी सबूत छूटा तो समझ लेना कि तुम्हारी नौकरी भी यहीं खत्म। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, लेकिन उसमें छिपा ठंडा और भारी गुस्सा ऐसा था कि कोई भी उसकी अवज्ञा नहीं कर सकता था। फोरेंसिक टीम ने तेजी से काम करते हुए रोहन के शरीर पर छोड़े गए हिंसा के हर निशान को ठंडे कैमरे के लेंस में कैद करना शुरू कर दिया। बेटे को सुरक्षित रूप से हेलीकॉप्टर में बिठाकर मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाए जाने की पुष्टि करने के बाद अर्जुन वापस मुड़ा। वह एक खाली कॉन्फ्रेंस रूम की ओर गया, जिसे ऑपरेशन कोहरा की टीम ने कुछ ही मिनटों में एक अस्थायी पूछताछ कक्ष बना दिया था। कमरे में केवल एक मेज और एक कुर्सी थी और उस पर हवलदार भीम सिंह, जिसके दोनों हाथ पीछे बंधे थे, सिर झुकाए बैठा था। उसके चारों ओर काले नकाब पहने एजेंट परछाई की तरह बिना हिले डुले उसकी निगरानी कर रहे थे। अर्जुन धीरे धीरे उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने भीम सिंह से पूछताछ नहीं की, न उसे मारा न उस पर चिल्लाया। उसने उसके किए गए अपराधों के बारे में भी नहीं पूछा। इसके बजाय उसने अपनी वर्दी की जेब से एक छोटी सी तस्वीर निकाली और उसे भीम सिंह के सामने मेज पर चुपचाप रख दिया। यह भीम सिंह के बटुए में रखी उसके परिवार की तस्वीर थी। तस्वीर में भीम सिंह की पत्नी और एक छोटी बच्ची, जो शायद अभी स्कूल जाना शुरू की थी, गुलाबी फ्रॉक पहने दुनिया की सबसे खुश मुस्कान के साथ हंस रही थीं। अर्जुन ने उस तस्वीर पर अपनी लंबी काली उंगली रखते हुए धीरे से लेकिन कमरे की हवा को जमा देने वाली ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी बेटी इस साल स्कूल जाने लगी है ना? नाम है सुप्रिया, बहुत प्यारी और सुंदर है, बस इतना ही। लेकिन यह एक वाक्य किसी भी शारीरिक यातना या क्रूर धमकी से ज्यादा भयानक था। हवलदार भीम सिंह ने सिर उठाकर अर्जुन की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब कोई घमंड या हिंसा नहीं बची थी, केवल अपने दुनिया के सब कुछ, अपने प्यारे परिवार को खो देने का एक आदिम और भयानक डर था। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को डराकर बिताई थी, लेकिन जब वह खुद असली डर का सामना कर रहा था तो वह एक बहुत ही कमजोर इंसान था। रक्षा खुफिया निदेशालय के शीर्ष मनोवैज्ञानिक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली डोइफंग की सबसे कमजोर नस पर वार करने की इस परिष्कृत दबाव तकनीक के सामने उसकी अकड़ का कोई मतलब नहीं था। उसका मुंह आखिरकार सब कुछ हार कर सच्चाई उगलने के लिए खुल गया। उसका कबूलनामा अभी तो बस शुरुआत थी। जब भीम सिंह पूछताछ कक्ष में धीरे धीरे टूट रहा था, अर्जुन के दूसरे शिकारी पूरी बटालियन को छान रहे थे। ऑपरेशन कोहरा की वित्तीय विश्लेषण और सबूत संग्रह टीमों ने बटालियन कमांडर के कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय और सप्लाई डिपो तक, जहां भी पैसा और दस्तावेज थे, हर जगह की तलाशी ली। वे सिर्फ सैनिक नहीं थे, वे रक्षा खुफिया निदेशालय में मनी लॉन्ड्रिंग और गुप्त धन का पता लगाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित विशेषज्ञ थे, जो खातों में छिपे पैसे के छोटे से छोटे प्रवाह को भी पकड़ सकते थे। उनकी नजरों में बटालियन के आधिकारिक वित्तीय रिकॉर्ड बच्चों के खेल की तरह थे। अस्तित्वहीन भूतिया सैनिकों के नाम पर महीनों तक वेतन जारी करने के रिकॉर्ड, बाजार मूल्य से कई गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए सप्लाई खरीद के बिल और पूरी तरह से बेमेल अकाउंटिंग रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के सबूत एक न सूखने वाले कुएं की तरह थे, जितना खोदो उतने ही निकलते थे। उन्होंने अत्याधुनिक डिजिटल फॉरेंसिक उपकरणों का उपयोग करके हटाए गए कंप्यूटर फाइलों को पुनर्प्राप्त किया और उनमें अधिकारियों के बीच गुप्त धन बनाने के बारे में स्पष्ट बातचीत भी मिली। अर्जुन ने बटालियन कमांडर के कार्यालय को अस्थायी कमांड पोस्ट बनाकर
वास्तविक समय में आ रही रिपोर्टों को चुपचाप सुना। उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य या गुस्सा नहीं था। उसे सब कुछ पहले से ही पता था। वह एक अनुभवी और ठंडे मछुआरे की तरह था, जिसने एक बड़ा जाल फेंका हो और उसमें फंसी मूर्ख मछलियों को छटपटाते हुए देख रहा हो। उसकी योजना थी कि पहले भीम सिंह जैसे गुर्गे को तोड़ा जाए, फिर उस डर का इस्तेमाल करके बाकी सह अपराधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए और साथ ही भौतिक सबूत इकट्ठा करके उनके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं। आखिरकार एक विश्लेषण टीम के सदस्य को एक निर्णायक सबूत मिला। यह हवलदार भीम सिंह के व्यक्तिगत लॉकर में बहुत गहराई में चालाकी से छिपाई गई एक पुरानी मोटी चमड़े की डायरी थी। डायरी बाहर से एक साधारण काम की डायरी की तरह दिखती थी, लेकिन उसके अंदर कोड भाषा में अक्षर और संख्याएं भरी हुई थीं। अर्जुन ने वह डायरी ले ली। वह कोड तोड़ने का भी विशेषज्ञ था। उसने डायरी को धीरे धीरे एक एक पन्ना पलटा। उसकी आंखें तेजी से घूम रही थीं और वह अव्यवस्थित दिखने वाले अंकों और प्रतीकों के संयोजन में एक पैटर्न खोजने लगा और कुछ ही मिनटों में उसने उस कोड को पूरी तरह से हल कर लिया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही था। उस डायरी में पिछले कुछ सालों में भीम सिंह द्वारा बनाए गए भ्रष्टाचार के साम्राज्य के सभी रहस्य दर्ज थे। ब्लैक लिस्ट में शामिल सैनिकों के नामों के साथ उनके माता पिता से कितना पैसा और किस तरीके से वसूला गया, यह तारीख के हिसाब से लिखा हुआ था। और वह गंदा पैसा बटालियन कमांडर सहित किन अधिकारियों को कब, कहां और कितना दिया गया, इसका भी रिकॉर्ड साफ साफ था। यह सिर्फ एक मेमो नहीं था, यह एक भयानक और घिनौना इतिहास था जो बताता था कि एक बटालियन कैसे धीरे धीरे सड़ गई। अर्जुन ने चुपचाप डायरी बंद कर दी। अब शिकार खत्म हो चुका था। उसने तुरंत बटालियन कमांडर सहित डायरी में नाम वाले सभी प्रमुख अधिकारियों को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। कुछ देर बाद कॉन्फ्रेंस रूम में पीले पड़े चेहरों वाले अधिकारी भारी खामोशी में बैठे थे। उनकी आंखों में अब कोई घमंड या अधिकार का भाव नहीं था, केवल अपने भविष्य के बारे में चिंता और डर था। अर्जुन ने बिना कुछ कहे वह पुरानी चमड़े की डायरी कॉन्फ्रेंस रूम की मेज के बीच में फेंक दी। डायरी के मेज से टकराने की थप की हल्की आवाज उन्हें अपनी सैन्य सेवा के अंत की घोषणा करने वाले हथौड़े की आवाज की तरह बहुत भारी लगी। अर्जुन ने सीधे बटालियन कमांडर की आंखों में देखा। उसकी नजर एक तेज तलवार की तरह थी जो कमांडर के कायरतापूर्ण बहानों और झूठ के कवच को चीरने के लिए तैयार थी। उसने पूछताछ या धमकी नहीं दी, बस ठंडी और धीमी आवाज में अपना पहला और आखिरी सवाल पूछा। तुम्हें बहाना बनाने का आखिरी मौका देता हूं। इस डायरी के बारे में तुम खुद बताओ। बटालियन कमांडर का चेहरा अब सफेद से राख जैसा हो गया था। उसने अपने सूखे होंठों को कुछ बार हिलाया, लेकिन अंत में कुछ नहीं कह सका। उसके बगल में बैठे अन्य अधिकारी भी जैसे एक दूसरे से तय कर चुके हों, नजरें चुराते हुए सिर झुकाए बैठे थे। उनकी कायरतापूर्ण चुप्पी ही उनका सबसे पक्का और स्पष्ट कबूलनामा था। सैनिकों के खून और आंसुओं पर बना उनका सड़ा हुआ साम्राज्य एक पुरानी डायरी के सामने पूरी तरह से नग्न हो गया था। अब उनके लिए केवल कानून की सजा बची थी। भ्रष्ट अधिकारियों की जांच लगभग पूरी होने के बाद अर्जुन ने एक और आदेश दिया। उसने अपने सहायक को हवलदार भीम सिंह की गुप्त डायरी में ब्लैक लिस्ट के नाम से दर्ज सभी पीड़ित सैनिकों को परेड ग्राउंड पर इकट्ठा करने का निर्देश दिया। वे दबे, कुचले, शोषित और चुप रहने को मजबूर किए गए बेटे थे। कुछ देर बाद डरे और चिंतित चेहरों वाले दर्जनों युवा सैनिक परेड ग्राउंड पर लाइन में खड़े थे। वे अचानक बुलाए जाने के कारण समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है और बस एक दूसरे को देखते हुए घबरा रहे थे। वे सोच रहे थे कि उन पर कोई और मुसीबत तो नहीं आने वाली या कहीं उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। उनके कंधे भारी डर से झुके हुए थे। अर्जुन ने उनकी निगरानी कर रहे सभी हथियारबंद एजेंटों को दूर हटने का आदेश दिया और फिर वह अकेले मंच पर नहीं बल्कि सैनिकों के साथ उन्हीं की आंखों के स्तर पर परेड ग्राउंड पर उनके सामने खड़ा हुआ। अब वह ऊपर से देखने वाला एक क्रूर कमांडर नहीं था। वह एक ऐसे साधारण और दुखी पिता के चेहरे के साथ था जिसका बेटा भी उन्हीं की तरह था। उसने माइक नहीं पकड़ा। वह चाहता था कि उसकी आवाज हवा के साथ परेड ग्राउंड पर जमा हुए सभी बेटों के दिलों तक सीधे पहुंचे। उसने शांत लेकिन किसी भी नारे से ज्यादा शक्तिशाली आवाज में कहा, मैं भी तुम लोगों की तरह ही एक बेटे का बाप हूं। मेरे बेटे ने भी यहीं पर वही दर्द झेला है जो तुमने झेला है।
आज मैं एक खुफिया कमांडर के तौर पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता जैसे दिल वाले एक वरिष्ठ सैनिक के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूं। उसकी सच्ची आवाज सुनकर डरे हुए सैनिकों की आंखों में थोड़ी हलचल हुई। उन्होंने पहली बार किसी ऐसे बड़े को देखा था जो उन्हें दबाने वाला नहीं, बल्कि उनके दर्द को समझने वाला लग रहा था। अर्जुन ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज कभी गुस्से से तो कभी गहरे दुख से कांप रही थी। जिन लोगों ने तुम्हें सताया और तुम्हारा शोषण किया, उन्हें उनकी सही सजा मिलेगी। मैं अपनी सैनिक की इज्जत और अपने बेटे के नाम की कसम खाकर यह वादा करता हूं। लेकिन असली बदलाव सिर्फ कुछ सड़ी हुई टहनियों को काटने से नहीं आता। इस सड़े हुए पेड़ को जड़ से उखाड़ने के लिए तुम्हारी हिम्मत की जरूरत है। उसने परेड ग्राउंड पर जमा हुए सैनिकों से एक एक करके धीरे धीरे आंखें मिलाईं। उसकी नजरें गर्म थीं, लेकिन उनमें स्टील जैसी इच्छा शक्ति थी। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक, आज जो कुछ भी हुआ उसे एक गुजरते हुए तूफान की तरह भूल जाओ और पहले की तरह चुप रहकर अपनी बाकी की सैन्य सेवा शांति से पूरी करो। अगर तुम यह रास्ता चुनते हो तो कोई भी तुम्हें दोष नहीं देगा। मैं भी समझता हूं कि तुमने कितना डर और दर्द झेला है। उसने कुछ देर रुककर एक गहरी सांस ली और फिर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और दृढ़ आवाज में कहा, और दूसरा रास्ता यह है कि आज इसी जगह पर तुमने जो भी अन्याय और अपमान झेला है उसके खिलाफ हिम्मत दिखाकर गवाही दो। अपनी आवाज से, अपने हाथों से इस सड़ी हुई जगह को जड़ से बदल दो। यह रास्ता आसान नहीं होगा। हो सकता है तुम्हें कुछ अदृश्य नुकसान उठाना पड़े या लोग तुम पर उंगलियां उठाएं, लेकिन मैं एक बार फिर वादा करता हूं, तुम्हारे इस साहसी चुनाव को मैं कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं अंत तक तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारी यह हिम्मत तुम्हारे आने वाले छोटे भाइयों को एक बेहतर दुनिया देगी, जो किसी भी पदक से ज्यादा सम्मानजनक और कीमती इतिहास बनेगा। अब चुनो, क्या तुम चुप रहोगे या अन्याय के खिलाफ मिलकर आवाज उठाओगे? परेड ग्राउंड पर भारी खामोशी छा गई। सैनिक एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। उनके दिलों में बदले के डर और बदलाव की एक छोटी सी उम्मीद के बीच एक भयंकर लड़ाई चल रही थी। तभी लाइन में सबसे पीछे खड़े सबसे दुबले पतले दिखने वाले एक सिपाही ने कांपते हुए हाथ उठाया और लड़खड़ाते हुए एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी नजरें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थीं, और उसका वह साहसी पहला कदम एक बड़े बांध को तोड़ने वाली पहली दरार बन गया। उसके बाद एक, फिर दो, और आखिरकार परेड ग्राउंड पर मौजूद सभी पीड़ित सैनिक एक साथ एक कदम आगे बढ़ गए। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, केवल अन्याय से लड़ने का एक गर्म संकल्प और उम्मीद की आग थी। एक पिता के सच्चे दिल ने आखिरकार सोए हुए युवा शेरों के दबे हुए साहस को जगा दिया था। हिम्मत करने वाले सैनिकों की दर्द भरी गवाहियों के साथ हवलदार भीम सिंह और उसके नीचे भ्रष्टाचार का मजा लूट रहे अधिकारियों के अपराध इतने स्पष्ट हो गए कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। सैन्य अदालत की कार्यवाही तेज और निष्पक्ष रूप से चली। कटघरे में कुछ समय पहले तक यूनिट के राजा की तरह नए सैनिकों के दर्द पर राज करने वाले हवलदार भीम सिंह और उसके बगल में नीच मुस्कान के साथ अन्याय को देखने और बढ़ावा देने वाले अधिकारी सिर झुकाए बैठे थे। उनके चेहरों पर अब कोई घमंड या रुतबा नहीं था, केवल सज्जा का इंतजार कर रहे अपराधियों की दयनीय और कायरतापूर्ण सूरत थी। अदालत में पीड़ित सैनिकों के परिवार और इस अभूतपूर्व मामले को देखने आए कई पत्रकार भरे हुए थे। उनकी आंखों में गुस्से के साथ साथ यह संदेह भी था कि क्या सेना अपने लोगों को बचाने के बजाय न्याय करेगी। मुकदमा अर्जुन और उसकी ऑपरेशन कोहरा टीम द्वारा जुटाए गए पुख्ता सबूतों के आधार पर तेजी से आगे बढ़ा। भीम सिंह के सभी अपराधों का उसकी लिखावट में दर्ज गुप्त डायरी, पीड़ित सैनिकों के शरीर पर चोटों की तस्वीरें और मेडिकल रिपोर्ट, और सब कुछ जानते हुए भी चुप रहने वाले बटालियन कमांडर की कायरतापूर्ण फोन रिकॉर्डिंग। बचाव पक्ष के वकीलों के पास कोई दलील नहीं बची थी और उन्होंने लगभग बचाव करना छोड़ दिया था। आखिरकार न्यायाधीश अपनी जगह से उठे और एक भारी और गंभीर आवाज में फैसला पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज पूरे कोर्टरूम में गूंज रही थी और उनका हर एक शब्द भ्रष्ट लोगों के दिलों को भेदने वाले एक तेज भाले जैसा था। आरोपी हवलदार भीम सिंह, एक सैनिक के सबसे पवित्र कर्तव्य
यानी अपने अधीनस्थों की रक्षा की जिम्मेदारी को भूलकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने अधीनस्थों को आदतन प्रताड़ित किया और उनसे पैसे वसूले। यह देश की नींव यानी सेना के सम्मान और अनुशासन को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने वाला एक अमानवीय अपराध है जिसे किसी भी कारण से माफ नहीं किया जा सकता। इसलिए यह अदालत आरोपी को 15 साल की कैद की सजा सुनाती है। 15 साल की कैद। भीम सिंह ने न्यायाधीश का फैसला सुनते ही जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां पिघल गई हों, वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके बगल में बैठे अन्य सह अपराधियों को भी भारी सज्जाएं सुनाई गईं और वे अदालत के फर्श पर गिरकर देर से पछतावे के आंसू बहाने लगे। कमांड की जिम्मेदारी के लिए मुकदमा झेल रहे बटालियन कमांडर को भी न केवल अपनी तीखी वर्दी को अपमानजनक तरीके से उतारना पड़ा, बल्कि उसे भी कई साल की जेल की सजा से नहीं बचाया जा सका। उनके द्वारा बनाया गया भ्रष्टाचार का महल इतनी आसानी से ढह गया। उनका दुखद और उचित अंत टीवी समाचारों और सभी अखबारों के पहले पन्ने पर छाया रहा। यह मामला सिर्फ एक यूनिट के भ्रष्टाचार के मामले के रूप में समाप्त नहीं हुआ। इसने पूरे समाज को सेना के अंदर लंबे समय से गहरी जड़ें जमाए हुए दुर्व्यवहार नामक एक बड़े कैंसर के अस्तित्व से अवगत कराया। जनता के गुस्से और आलोचना के बीच रक्षा मंत्रालय को एहसास हुआ कि वे अब इस मुद्दे को दबा नहीं सकते। रक्षा मंत्री ने खुद एक राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगी और पूरी सेना के लिए एक अभूतपूर्व सैन्य संस्कृति सुधार समिति का गठन किया। पूरी सेना की सभी इकाइयों में उच्च स्तरीय विशेष जांच शुरू हो गई और अब तक छिपी हुई कई दुर्व्यवहार और हिंसा की घटनाएं एक फोड़े से मवाद निकलने की तरह सामने आने लगीं। भारतीय सेना ने अपने इतिहास की सबसे दर्दनाक लेकिन आवश्यक सर्जरी शुरू कर दी थी और इस सभी बड़े बदलाव की शुरुआत में दुनिया के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं एक पिता का शांत और ठंडा गुस्सा था। अर्जुन न तो अदालत में न ही शोर मचाते समाचारों में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। यह मामला आधिकारिक तौर पर रक्षा खुफिया निदेशालय द्वारा आंतरिक सूचना पर की गई एक गुप्त जांच के परिणाम के रूप में दुनिया के सामने आया। कोई नहीं जानता था कि इस सब की योजना बनाने और नेतृत्व करने वाला कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अर्जुन सिंह चौहान था। वह नायक नहीं बनना चाहता था, वह सिर्फ एक ही चीज चाहता था, एक ऐसी सेना जहां उसके बेटे जैसे और पीड़ित न हो, एक ऐसी दुनिया जहां एक संगठन को बनाए रखने वाले सामान्य ज्ञान और न्याय का सम्मान हो। उसका गुमनाम बलिदान और साहस सेना के भीतर एक गुप्त किंवदंती की तरह फैल गया। लोग कानाफूसी करने लगे। इस राष्ट्रव्यापी जांच की बेरहम और तेज तलवार के पीछे एक अदृश्य विशाल हाथ, एक साया ऑडिटर है जिससे रक्षा मंत्री भी डरते हैं। उच्च रैंकिंग जनरल उस गुमनाम व्यक्ति से डरते थे और कमजोर सैनिक उसे न्याय के देवता की तरह सम्मान देते थे। उसके द्वारा शुरू की गई बदलाव की हवा अब एक ऐसी विशाल लहर बन गई थी जिसे कोई नहीं रोक सकता था और वह दशकों से बंद बैरकों के मोटे लोहे के दरवाजों को जोर से और बिना रुके खटखटा रही थी। समय सबसे बड़ा मरहम है और समय ने बहुत कुछ बदल दिया। बेटा रोहन आखिरकार लंबे अस्पताल प्रवास के बाद छुट्टी के लिए तैयार हो गया। उसकी बांह में लगी ठंडी स्टील की छड़ें निकाल दी गई थीं और नियमित पुनर्वास चिकित्सा के कारण अब वह अपने दम पर काफी स्वाभाविक रूप से चल सकता था। उसके चेहरे पर गहरे नीले चोट के निशान भी पूरी तरह से गायब हो गए थे और अब उसके चेहरे पर पहले की तरह एक साफ और मासूम युवक का रूप लौट आया था। लेकिन उसके दिल में गहरे बैठे उस दिन के घाव अभी भी एक अदृश्य निशान के रूप में मौजूद थे जो कभी कभी उसके सपनों में आकर उसे परेशान करते थे। अर्जुन अपने बेटे की छुट्टी के दिन हमेशा की तरह अपनी पुरानी छोटी कार लेकर अस्पताल के सामने पहुंचा। उसने सेना की वर्दी नहीं बल्कि हमेशा की तरह अपनी पुरानी जैकेट पहनी हुई थी। उसने बेटे का छोटा सा सामान लेकर डिक्की में रखा और चालक की सीट का दरवाजा खोल दिया। बेटे के कार में बैठने के बाद वह ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। घर लौटते समय कार में बहुत शांति थी। न तो रेडियो चल रहा था न ही कोई बातचीत, केवल कार के सड़क पर फिसलने की आवाज ही दोनों के बीच की खामोशी को भर रही थी। अर्जुन चुपचाप गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और रोहन खिड़की से तेजी से गुजरते दिल्ली के परिचित दृश्यों को गुमसुम देख रहा था। कुछ देर तक चुपचाप चलने के बाद रोहन ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी।
उसने अपनी नजरें खिड़की से हटाकर गाड़ी चला रहे पिता के चेहरे पर टिका दी और फिर बहुत लंबे समय से अपने दिल में दबाकर रखे हुए सवाल को पूछा, पापा, अब मुझे सच सच बताइए, आप असल में कौन हैं? यह एक बेटे द्वारा अपने पिता से पूछा गया सबसे मौलिक सवाल था। वह पिता जिसे वह पिछले 20 सालों से जानता था, घर पर हमेशा पत्नी से डांट खाने वाला, दुनियादारी से अनजान, अयोग्य और भोला भाला, वह नहीं था। उस सुबह घने अंधेरे में नरक के दूतों का नेतृत्व करते हुए भूत की तरह प्रकट होने वाला वह प्रभावशाली व्यक्ति, और उस सब के बाद जैसे कुछ हुआ ही न हो, एक साधारण पिता के रूप में लौटकर उसकी रक्षा करने वाला। बेटे को उस दिन के बाद से अपने पिता के असली रूप के बारे में गहरी उलझन और एक अछूत सम्मान महसूस हो रहा था। अर्जुन ने बेटे के सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कार को एक शांत नदी के किनारे सड़क पर रोक दिया जहां गाड़ियां कम आती जाती थीं। उसने कार का इंजन बंद किया और स्टीयरिंग व्हील पर दोनों हाथ रखकर बहती नदी को चुपचाप देखने लगा। पापा, रोहन ने फिर से अपने पिता को बुलाया। उसकी आवाज में जोर नहीं बल्कि एक गुहार थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि अब समय आ गया है कि वह अपने बेटे के साथ उस भारी रहस्य का बोझ थोड़ा बांट ले जिसे वह जीवन भर ढोता आया है। उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और नदी के उस पार देखते हुए धीरे से और बहुत शांति से कहा, मैं बस एक खाना बनाने वाला हूं। रोहन, तुम्हारे लिए और तुम्हारी मां के लिए गर्म खाना बनाने वाला। झूठ मत बोलिए, मैंने अपनी आंखों से देखा था। आपके कंधे पर 2 सितारे थे। यूनिट के इतने बड़े बटालियन कमांडर भी आपके सामने कांप रहे थे। यह मैंने अपनी आंखों से देखा था। आप वैसे अयोग्य नहीं थे जैसा मैं आपको जानता था। बेटे की आवाज में नाराजगी, उलझन और थोड़ा गुस्सा भी था, जैसे उसे धोखा दिए जाने का एहसास हो रहा हो। अर्जुन ने ऐसे सिर हिलाया जैसे वह अपने बेटे के दिल को समझ रहा हो। उसने पिछले 20 सालों के अपने लंबे जीवन के बारे में बताया कि उसे क्यों साया नामक कमांडर बनना पड़ा और क्यों उसे दुनिया के सबसे अयोग्य और भोले भाले पति और पिता का नकाब पहनकर जीना पड़ा। यह एक युवा अधिकारी के रूप में उसके जुनून से भरे चयन की कहानी थी। देश के लिए एक पवित्र बलिदान की और साथ ही अपने प्यारे परिवार की रक्षा के लिए एक आदमी की भीषण और अकेली लड़ाई की। सारी कहानी सुनने के बाद रोहन कुछ नहीं बोल सका। उसने बस सिर झुका लिया और अपने घुटनों पर टपकते गर्म आंसुओं को पोंछने की भी कोशिश नहीं की। ये अब पिता के प्रति नाराजगी के आंसू नहीं थे। ये अपने बचपन में एक अयोग्य पिता को चुपके से शर्मिंदा महसूस करने के अपने अतीत पर पश्चाताप के आंसू थे, और अपने और अपनी मां की रक्षा के लिए अकेले उस भारी बोझ को उठाकर घने अंधेरे में चलने वाले अपने पिता के एकाकी और महान जीवन के प्रति माफी और अंतहीन सम्मान के आंसू थे। पापा, माफ कर दीजिए, मैं यह सब नहीं जानता था। और आपको, अर्जुन ने ऐसे बेटे की पीठ को थपथपाया दुनिया के सबसे गर्म हाथों से, बिना कुछ कहे। नहीं बेटा, तुम्हारा न जानना स्वाभाविक था। मैंने पिछले 20 सालों से तुम्हें और पूरी दुनिया को धोखा दिया है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं बाहर चाहे जैसा भी रहूं, इस घर के अंदर मैं हमेशा तुम्हारा पिता हूं जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। उस पल, पिछले 20 सालों से दोनों के बीच खड़ी एक अदृश्य मोटी दीवार पूरी तरह से ढह गई। रोहन ने पहली बार अपने पिता के असली रूप, उसके एकाकी और महान प्रेम को पूरी तरह से समझा और स्वीकार किया। दोनों पिता पुत्र बहुत देर तक एक दूसरे को गले लगाए बहती नदी को देखते हुए चुपचाप एक दूसरे की पीठ थपथपाते रहे। ढलते सूरज में उनकी परछाइयां एक होकर लंबी हो रही थीं। बेटे के साथ लंबी और गहरी बातचीत के बाद घर लौटते समय कार में बहुत शांति थी, लेकिन यह खामोशी अब अजीब या भारी नहीं थी। यह दुनिया के सभी रहस्यों को साझा करने, सब कुछ समझने और सब कुछ माफ करने वाले 2 पुरुषों के बीच की एक आरामदायक और गर्म खामोशी थी। रोहन ने पहली बार अपने पिता के चेहरे में गहरा सम्मान महसूस किया, और अर्जुन ने पहली बार अपने बेटे की आंखों में एक मजबूत साथी को पाया जो उसे पूरी तरह समझता था। लेकिन मुख्य दरवाजा खुलते ही उनका स्वागत वास्तविकता की ठंडी आवाज, यानी पत्नी मीरा की तीखी डांट ने किया। वह एक शानदार घरेलू पोशाक पहने सोफे पर लेटी टीवी देख रही थी और अब घर लौट रहे पति और बेटे को ऐसे देख रही थी जैसे वह उनका इंतजार ही कर रही हो। अब आए हो घर? तुम दिन भर बेटे का बहाना बनाकर कहाँ घूम रहे थे? मैंने कहा था ना कि रात के खाने में देर मत करना। तुम्हारी वजह से मैं भूख से मर रही थी।
उसकी आवाज में अभी अभी अस्पताल से लौटे बेटे के लिए कोई चिंता या हमदर्दी नहीं थी, केवल अपने रात के खाने में देरी के लिए एक अयोग्य पति पर झुंझलाहट और नाराजगी थी। उस पल बेटे रोहन का चेहरा अनजाने में ही सख्त हो गया और वह कुछ कहने वाला था, मां ऐसा नहीं है, लेकिन अर्जुन ने ऐसे बेटे के कंधे को धीरे से दबाकर उसे रोक दिया। यह एक मूक संकेत था कि सब ठीक है, और फिर उसने अपनी पत्नी की ओर पिछले 20 सालों की तरह ही एक वनह मुस्कान के साथ कहा, जैसे वह दुनिया की हर चीज से परे हो, माफ करना मीरा, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था इसलिए देर हो गई। बहुत भूख लगी है ना, मैं अभी तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता हूं, बस थोड़ा इंतजार करो। वह ऐसे अपनी असली दुनिया यानी रसोई की ओर बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो, और फिर रसोई के कोने में हमेशा टोंगे रहने वाले पुराने और फीके फूलों वाले एप्रन को उठाकर अपनी कमर पर बांध लिया। यह उसकी दूसरी लड़ाकू वर्दी थी, रक्षा खुफिया निदेशालय की घनी काली लड़ाकू वर्दी। अगर देश और नागरिकों को बाहरी दुश्मनों से बचाने के लिए थी, तो यह पुराना और फटा हुआ एप्रन उसके कीमती परिवार को दुनिया के सभी तूफानों से बचाने के लिए दुनिया की सबसे गर्म और पवित्र लड़ाकू वर्दी थी। बेटे रोहन ने अपने पिता की उस चौड़ी और चुपचाप पीठ को पहली बार बिल्कुल अलग नजरों से देखा। पहले होता तो मां की डांट पर एक शब्द भी न कह पाने वाले पिता उसे दब्बू और अयोग्य लगते, लेकिन अब वह समझ सकता था पिता की यह लंबी खामोशी कमजोरी या अयोग्यता का सबूत नहीं थी। यह कुछ बड़ा और कीमती बचाने के लिए दुनिया के सबसे मजबूत आदमी का एक महान और एकाकी बलिदान था। रसोई से जल्द ही स्वादिष्ट खुशबू आने लगी। चाकू और चॉपिंग बोर्ड की खटखट की आवाज, दाल के उबलने की बुलबुल की आवाज, कबाब के सिकने की छन छन की आवाज। ये आवाजें एक शांतिपूर्ण और गर्म सिम्फनी की तरह घर की ठंडी और तीखी हवा को धीरे धीरे गर्म कर रही थीं। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर भाप निकलता हुआ दुनिया का सबसे गर्म रात का खाना परोसा गया। पत्नी की पसंदीदा तीखी पनीर की सब्जी और बेटे का पसंदीदा मीठा शाही कबाब। पत्नी मीरा अभी भी बड़बड़ा रही थी, लेकिन अपने पति द्वारा बनाए गए खाने को मजे से खाने लगी। वह शायद अपनी पूरी जिंदगी मरते दम तक भी नहीं जान पाएगी कि अभी उसके सामने चुपचाप खाना खाते हुए अपने बेटे को प्यार से देखकर मुस्कुरा रहा। यह आदमी ही आज के समाचारों में छाए हुए एक बड़े भ्रष्टाचार कांड को सुलझाने वाला और सड़ी हुई सैन्य व्यवस्था को जड़ से हिला देने वाला एक महान नायक है। अर्जुन चुपचाप अपनी पत्नी और बेटे को खाना खाते हुए खुशी से देखता रहा। दुनिया उसे साया कहकर डरती थी, लेकिन उसकी असली महानता शायद सबसे अंधेरे और खतरनाक जगहों पर देश की रक्षा करने के बाद इस छोटी और साधारण रसोई में लौटकर अपने प्यारे परिवार के लिए खुशी खुशी एप्रन पहनने के उस साधारण और महान रूप में थी। आज की हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अर्जुन, एक पिता और एक पति के इस मौन बलिदान के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या हमारे आसपास भी ऐसे ही कोई और अर्जुन हैं जो अपना सब कुछ बलिदान करके चुपचाप अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं? कृपया अपने बहुमूल्य विचार और भावनाएं नीचे कमेंट में साझा करें। आपका हर एक प्रतिसाद हमें बहुत बड़ी ताकत देता है और बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। अगली बार हम एक और भी रोचक और भावनात्मक कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।